नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेकर साफ तौर पर यह बताया कि छत्तीसगढ़ की पुरानी भूपेश बघेल सरकार शराब का एक अलग से काउंटर बना रखी थी, जिसका पैसा सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिलता था। ऐसा गंभीर आरोप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले के डोंडीलोहारा में लगाया। इस दौरान वे अपनी पार्टी के प्रत्याशी भोजराज नाग का प्रचार करने आए थे, लेकिन उन्होंने अपने चुनावी मंच से ऐसे गंभीर आरोप लगाकर एक बार फिर पुरानी भूपेश बघेल सरकार के घोटालों को हवा दे दी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के करीब एक महीने के अंदर ही राज्य सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। उस एफआईआर के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के उन आरोपों के एक शब्दों को गौर करें। एक ठन वादा पूरा नहीं करें, पूरा छत्तीसगढ़ ला अपराधगढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। हर चीज में पैसा पैसा पैसा। दारू के दुकान में 2-2 ठो काउंटर, एक काउंटर के हिसाब सरकार के पास में और एक काउंटर के हिसाब सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास में। पूरा कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के दारू के पैसा से चली से। छत्तीसगढ़ एटीएम रही से कांग्रेस पार्टी के। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यही नहीं रुके, उन्होंने महादेव सट्टा में भी पुरानी सरकार की संलिप्तता की बातों को मजबूती से रखा। एमन भगवान ला भी नहीं छोड़ा है। मने महादेव के नाम से सट्टा ऐप चला के हमारा लड़का बच्चा मन ला मोबाइल में जुआ खेले के काम, कितना बच्चा मन बर्बाद होगी। और आज वो जुआ सट्टा चले कर लिए 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी ले के आरोप ये भूपेश बघेल के ऊपर में लगे हैं और एक कर लिए ओकर ऊपर में एफआईआर हुई से। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामला 2000 करोड़ से भी ज्यादा का था। जनवरी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें 71 लोगों के नाम है। इसके अलावा उसी दौरान एक और एफआईआर दर्ज की जो कोयला लेवी या अवैध वसूली से संबंधित था, उसमें भी 35 लोगों के नाम है। गौर करने वाली बात है कि इन दोनों ही मामले में पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया का नाम आता है। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवहार को समझ रखने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि सौम्या चौरसिया की क्या हैसियत थी भूपेश बघेल सरकार के समय। सौम्या चौरसिया फिलहाल जेल में है। जो एफआईआर दर्ज की गई थी शराब घोटाले के मामले में, उसमें धारा 420, 467, 471, 120 बी के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत मामले मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें प्रभावशाली शासकीय अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का मामला भी है। और ढेर सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो चीख कर कह रहे हैं कि पुरानी भूपेश बघेल सरकार में किस कदर शराब का घोटाला सन 2019 से 22 के बीच जमकर होता रहा। एंटी करप्शन की इस गोपनीय रिपोर्ट के बारे में राष्ट्रपति को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राज्य के तत्कालीन संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग अनिल टूटेजा के द्वारा अनवर ढेबर व अरुणपति त्रिपाठी जो तत्कालीन विशेष सचिव आबकारी थे उनके साथ सिंडिकेट के रूप में काम किया। अनवर ढेबर के सहयोगी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, अरविंद सिंह, संजय दीवान, देशी शराब आसवानी के मालिक तथा विभिन्न जिलों व मुख्यालयों में पदस्थ आबकारी अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य में मदिरा की बिक्री में अवैधानिक कमीशन की उगाही की गई। साथ ही बिना हिसाब की जो शराब बेची गई उससे 2161 करोड़ रुपए की अवैध उगाही की गई। ये तो वो हिसाब है जो कि जांच एजेंसियों ने अपने सूत्रों से और काफी मेहनत कर अनुसंधान कर जुटाए हैं। न मालूम इससे कितना ज्यादा बड़ा फिगर हो सकता है। छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाला यह शराब घोटाला सिर्फ शराब घोटाले तक ही सीमित नहीं था, बल्कि होलोग्राम भी बदला गया। नकली होलोग्राम से भी 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी। ईडी ने जो जांच की उसके अनुसार अरुणपति त्रिपाठी को आपराधिक कृत्य से करोड़ों रुपए की अवैध राशि प्राप्त होने की जानकारी मिली है। इसमें लगभग 20 करोड़ रुपए की अवैध रकम डुप्लीकेट होलोग्राम युक्त देशी मदिरा बिक्री से बतौर कमीशन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को डुप्लीकेट होलोग्राम की देशी मदिरा बिक्री में से 18 करोड़ रुपए की राशि मिलने की सूचना मिली है।
इतना ही नहीं, कभी छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रहे विवेक ढान को भी मुख्य हिस्सा बताया गया। ईडी के आरोपों के अनुसार अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी व अनवर ढेबर के आबकारी सिंडिकेट को संरक्षण देने का कार्य सेवानिवृत्त IAS अफसर विवेक ढान करते थे, जिन्हें अवैध कमाई की राशि पहुंचाई जाती थी। आयकर विभाग द्वारा इसी कारण 27 फरवरी 2020 को अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, सौम्या चौरसिया के निवास व फर्म में एक साथ ही विवेक ढान के निवास पर भी सर्च की कार्रवाई की गई। आयकर विभाग द्वारा जब विवेक ढान के फार्म हाउस को सर्च किया गया तो पाई गई फंडिंग की जानकारी ब्यूरो को अलग से उपलब्ध करवाई गई है, जिसकी अलग से फिलहाल जांच चल रही है। जांच एजेंसियों ने पाया कि उस समय के आबकारी आयुक्त निरंजन दास और आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो इस वक्त बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें हर महीने मुंह बंद रखने और सहयोग देने के लिए 50-50 लाख रुपए की रिश्वत दी जाती थी। इस जांच के बारे में राष्ट्रबोध को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में देशी मदिरा के निर्माणकर्ता आसवानी मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड, मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड व वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्हें राज्य में देशी मदिरा प्रदाय करने का लाइसेंस प्राप्त है, वे अनवर ढेबर के द्वारा अनिल टुटेजा से अपने पारिवारिक संबंध व राजनीतिक प्रभाव का लाभ लेते हुए CSMCL के तत्कालीन प्रबंध संचालक अरुणपति त्रिपाठी के साथ मिलकर शराब निर्माताओं से शराब की कीमत बढ़वाने के एवज में कमीशन की वसूली किया करते थे, जिससे छत्तीसगढ़ के जो मदिरा प्रेमी हैं वो न तो अपने पसंद की शराब पी सकते थे और न ही शराब की सही कीमत देकर शराब खरीद सकते थे, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का कमीशन अनवर ढेबर और उनके पूरे गैंग को मिल जाता था। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अनवर ढेबर कांग्रेस के रायपुर के जो मौजूदा महापौर हैं एजाज ढेबर के भाई हैं, और एजाज ढेबर का रसूख उस समय की भूपेश बघेल सरकार में किसी से नहीं छुपा रहा। इनके बारे में भी ढेर सारी जानकारी हमारे पास आई है, उस बारे में आगे हम सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने एक बार फिर शराब घोटाले वाले बयान को देखकर सियासी गलियारों में गर्मी के मौसम में हवा और गर्म कर दी है। बात यदि छत्तीसगढ़ की सियासत की हो रही है तो यहाँ जगदलपुर में कांग्रेस की महापौर सफीरा साहू, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, उनके साथ कई पार्षद और MIC के सदस्य भी भाजपा में प्रवेश लिए हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के दौरान मीडिया से बात करते हुए महिलाओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश और जिले के अध्यक्षों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है उस बारे में कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सफीरा साहू की बातों पर गौर करें। कांग्रेस को एक परिवार मानकर हम लोग मिलकर वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की जो रीति नीति है कहीं ना कहीं वो न्यायप्रद नहीं है। जैसे कि आप लोग 2 महिलाओं के विषय में आप लोग देखिए, मेरे यहाँ जो बहनें थी जो पार्षद हैं, उनके लिए जो प्रदेश अध्यक्ष का रवैया था, जिला अध्यक्ष का रवैया था, कहीं ना कहीं गलत था। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। उनके ढेर सारे नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश ले रहे हैं। इसके लिए भाजपा को अलग से उन्हें भाजपा प्रवेश कराने के लिए आयोजन करवाना पड़ रहा है। जगदलपुर, जहां से कांग्रेस की महापौर ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा है, वो जगदलपुर नगर निगम में कुल 48 वार्ड हैं, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान उन 48 में से 1-2 वार्ड को छोड़कर प्राय सभी वार्डों से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव करीब 30,000 वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। इतनी भारी भरकम विजय में जगदलपुर के शहरी इलाकों से ही करीब 14,000 की से ज्यादा की उन्हें लीड मिली है। अब जब महिलाओं ने जो आरोप लगाया, खासकर महापौर ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, वो बेहद ही गंभीर और सोचने वाला विषय है कि आखिर इस तरह के आरोप महापौर ने क्यों लगाए। छत्तीसगढ़ में अपनी गिरती हुई ऐसी ही छवि को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना को लॉन्च किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान मातारी वंदन योजना को लागू किया था, उसके लिए बाकायदा घर घर जाकर फॉर्म बंटवाए गए थे, फॉर्म भरवाए गए थे। उस समय कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों में ही वो फॉर्म छपवा दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की ठीक वैसी ही नकल करते हुए अब कांग्रेस भी महालक्ष्मी योजना को लॉन्च करने जा रही है, और साथ ही यह घोषणा भी की जा रही है कि अखबारों में जो फॉर्म छपेंगे उसे भी आप दोगे तो हम मान्य कर लेंगे। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि महालक्ष्मी योजना के तहत दिया क्या जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए
सालाना देने की बात की गई है। जुबान है, कुछ भी कहा जा सकता है, 1 लाख या 10 लाख कह लिया जाए, लेकिन इसके लिए बजट आएगा कहां से? क्या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी? मौजूदा सूरत हाल में ऐसा होता तो नजर नहीं आता। जिस तरह का एनडीए अलायंस बिखरा बिखरा सा और अचानक गायब सा दिख रहा है, जिस तरह से वहां सिर्फ फटोवल की स्थिति है, ना तो कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। ऐसे में न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। फिलहाल कांग्रेस अपनी महालक्ष्मी योजना के बारे में और क्या कुछ बताने की कोशिश कर रही है, उस पर भी गौर करना जरूरी है। मोदी गारंटी की तरह इसका नाम दिया गया महालक्ष्मी गारंटी, जिसके तहत सभी गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। पहले बताया जा रहा था सिर्फ गरीब परिवार की, अब इसमें बताया गया सभी परिवार की महिलाओं को। इसके अलावा महिलाओं को साधने के लिए बताया गया कि आधी आबादी को पूरा हक दिया जाएगा। इसमें नई नियुक्तियों में महिलाओं को पूरा हक मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि शक्ति सम्मान और अधिकार मैत्री नाम की 2 अलग अलग योजनाओं का भी बखान किया जा रहा है। ये योजनाएं कहीं भी जमीन पर तो नहीं है, लेकिन पंचायत और आंगनबाड़ी की महिलाओं को साधने के लिए नई नई बातें की जा रही है। दरअसल कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित बढ़त और जीत मिली, उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी थी, बल्कि यूं कहा जाए कि सीधे सीधे निर्णायक भूमिका थी तो गलत नहीं होगा। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि किसी तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा को 11 में से 11 सीटें नहीं जीतने दिया जाए। इसके लिए आने दिनों में कुछ और बड़ी बड़ी बातें हो जाए तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। आजादी के बाद से दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता रहा। ये नारा कांग्रेस की ओर से इतना कारगर रहा कि 2019 में भी राहुल गांधी ने गरीबों को हर साल 72,000 रुपए देने वाली बात कही थी। यानी सीधे तौर पर गरीबों को तब भी साधने की कोशिश हुई, क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह जानती थी कि गरीबों ने ही लगातार उनकी सरकार को बनाया। करीब 6 दशकों तक देश में राज करने वाली कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई से जूझ रही है। ऐसा पहली बार होगा कि 2024 में कांग्रेस सबसे कम सीटों में चुनाव लड़ रही है। और जो ताजा जानकारी मिली है उसके अनुसार हाल में ही कांग्रेस को जो 200 करोड़ का इनकम टैक्स की ओर से नोटिस दिया गया, जिसे हाई कोर्ट ने भी सही माना। अब 1700 करोड़ का एक नया नोटिस दिया गया है। वर्ष 2017-18 से लेकर 20-21 तक कांग्रेस ने जिस तरह से इनकम टैक्स के नियमों की अनदेखी की, उसके बाद पेनल्टी और ब्याज मिलाकर 1700 करोड़ का जो नोटिस दिया गया है, आने वाले समय में इसे लेकर बवाल मचेगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उनके पास ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इस दावे में क्या सच्चाई है, पूरा देश अच्छी तरह जानने लगा है, समझने लगा है। आने वाले दिनों में कुछ और पड़ते उतरेगी, उस पर भी हमारी बारीक निगाहें लगी रहेगी। तो आज के अंक के लिए इतना ही। जाते जाते मेरा एक संदेश है, सभी लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का खाली ब्लड ग्रुप ही पॉजिटिव होता है। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।